हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर ओ ए आर ओ के लिए हिंदी। तो आज से पहली कक्षा की शुरुआत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आर ओ ए आर ओ में 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए आज से क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं हिंदी। तो चलिए क्लास को देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप, भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाषा शब्द का जो निर्माण है वो संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष का अर्थ होता है बोलना। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। यहाँ पे जो धातु वर्ड आया है, इसका मतलब जो साइंस वाला धातु है वो नहीं है। इस धातु का अर्थ हो गया साइंस, जो संस्कृत में धातु वर्ड आता है वो है यहाँ पे ये। इस धातु का अर्थ होता है संस्कृत में किसी कार्य को करना या क्रिया। जैसे आपने सुना होगा पट धातु, इस टाइप से। तो ये संस्कृत वाला धातु है। इसका अर्थ क्या है? वाणी की अभिव्यक्ति। वाणी की अभिव्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति अपनी वाणी को किस तरीके से किसी के सामने अभिव्यक्त करता है। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। भाषा जो है एक माध्यम है मनुष्य के भाव तथा विचार को जानने का। वो किस तरीके से अपने भाव विचार को व्यक्त करता है। भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाषा क्या है? भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भाव तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम होता है। जो भाषा होती है वो सामाजिक मनुष्य मतलब समाज में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं उनके भाव तथा विचार जो होते हैं वो पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम होता है। अब देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं कौन कौन सा? भाषा प्रतीकात्मक। भाषा प्रतीकात्मक का मतलब होता है भाषा प्रतीकात्मक। भाषा प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि संचार का वह माध्यम, भाषा प्रतीकात्मक मतलब संचार का वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य कुछ प्रतीक की व्याख्या करता है और उसे एक संदेश प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे ट्रैफिक सिग्नल का प्रतीक जो ड्राइविंग करते समय आवश्यक विभिन्न कार्यों को इंगित करता है। जैसे आप रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो जो ग्रीन और रेड सिग्नल होता है उसका मतलब क्या होता है? वो एक प्रतीक है जो आपको इंगित कर रहा है कि आपको रुकना है या जाना है। और आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे धार्मिक प्रतीक होता है, जैसे आप किसी भी धर्म का एक प्रतीक जैसे होता है उस टाइप से आप समझ सकते हैं। भाषा प्रतीकात्मक का मतलब ये होता है। भाषा ध्वनिमय, आप सेकंड पॉइंट देखेंगे भाषा ध्वनिमय। भाषा ध्वनिमय का मतलब हो गया मनुष्य अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य क्या करता है? अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें भाषी ध्वनि कहते हैं। मतलब कहने का है कि जो मनुष्य होता है अपने भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न ध्वनियों का प्रयोग करता है उन्हें भाषीय ध्वनि कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे भाषा का संबंध मनुष्य से। इसका मतलब ये हो गया कि भाषा जो है भाषा का संबंध मनुष्य से। इसका मतलब ये हो गया कि भाषा मनुष्य की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अलग अलग क्षेत्रों में भाषा का रूप भी बदलता है। दैनिक जीवन में मनुष्य अपने संप्रेषण के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है वह मौखिक बोलचाल की भाषा होती है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे भाषा परिवर्तनशील है। इसका मतलब क्या हुआ? भाषा परिवर्तनशील मतलब कि मानव जाति की भाषा धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। जैसे संस्कृत में कर्म से बन गया काम, संस्कृत में बन गया कर्म से काम। दुग्ध से बन गया दूध। और आप जैसे बोल सकते हैं पूर्व से बन गया पूरब। तो इस टाइप से भाषा परिवर्तनशील है। अब हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट भाषा की क्षेत्रीय सीमा। भाषा की क्षेत्रीय सीमा का मतलब आप समझ सकते हैं क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस भाषा के लिए किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में क्या होता है? संचार की वास्तविक भाषा नहीं है। एक भाषा को क्षेत्रीय भाषा तब माना जाता है जब वह ज़्यादातर उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो बड़े पैमाने पर किसी राज्य या देश के विशेष क्षेत्र में रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। मतलब नए नए भाषा का विकास और दूसरा जो पुराने हो चुके हैं उनका पतन, मतलब वो खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं भाषा के रूप। प्रत्येक देश में भाषा के मुख्यतः 3 रूप उभर कर सामने आए हैं। कौन कौन सा? पहला है बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा या राजभाषा। इन तीनों को अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग देखेंगे इसके बाद, तो उसमें देखेंगे सारी चीज़ें। अभी पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला क्या है इसमें? बोलियां। दूसरा क्या है? परिनिष्ठित भाषा। तीसरा क्या है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा। बोलियां भाषा के जिन रूपों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में प्रयोग करती है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में कुल मिलाकर लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित है।
आइए अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। जैसे उसमें था परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, और तीसरा था आपका राष्ट्रभाषा। तो अब यहाँ पे देखते हैं बोली, भाषा, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोलने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोलने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोली कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं भाषा। भाषा का क्या मतलब होता है? भाषा विचारों का प्रदर्शन होता है। भाषा क्या होता है? भाषा विचारों का प्रदर्शन होता है। भाषा एक माध्यम, एक साधन है आदान प्रदान का। भाषा वह साधन है, वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तीसरा हम लोग देखते हैं परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या होता है? परिनिष्ठित भाषा आप लोग कह सकते हैं जैसे सुधार, व्याकरण की जो भाषा होती है, मानक जो भाषा होती है, परिष्कृत जो भाषा होती है, वो परिनिष्ठित भाषा होती है। चलिए इसके एक एक करके देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जो व्याकरण के नियमों से बंधी हो और जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हो। क्या चीज? जो व्याकरण के नियमों से बंधी हो और जिसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता हो, वो परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। एक पहला उदाहरण ये पहला परिभाषा ये हो गया। अब दूसरा इसका देखते हैं। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसा कि अभी हमने बताया, जैसा मानक भाषा, सुधरी हुई भाषा, परिष्कृत भाषा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं। चौथा हम लोग देखेंगे राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की क्या? भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। जैसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग क्या करते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक के अनुच्छेद में राजभाषा से जुड़े नियम हैं। किसमें है? भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा से जुड़े नियम है। हिंदी भारत की संघ की राजभाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी भारत के राज्य के संघ की भाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। और अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी सहायक भाषा है। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब किसी भाषा का प्रयोग सार्वजनिक रूप में तथा सार्वजनिक कार्यों में होने लगे तब वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। राष्ट्रभाषा को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आरो अगर आपको एग्जाम देना तो हिंदी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।